हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रतिमा मिश्रा लगातार बनी हुई है, अंजलि लगातार बनी हुई है उसी गांव से जहां से लगातार 3 दिन से रिपोर्टिंग दोनों कर रही हैं। इनके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रतिमा, सच को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। इस वीडियो ने साबित कर दिया आप मीडिया के कैमरों को पाबंदी में ले सकते हैं, आप हमारे सवालों के जवाब देने से बच सकते हैं। लेकिन अब क्या कहिएगा, पीड़ित के पिता खुद कह रहे हैं हम तो नजरबंद हैं। यही वजह है कुमकुम जो हम लगातार कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ गया, क्योंकि वो जानते हैं इस पूरे मामले में किस तरीके से लीपापोती हो रही है और मीडिया के कैमरों को रोका गया। यहाँ तक कि हालात ये कर दिए गए हैं कि इस गांव में रहने वाले आदमी को ये प्रूफ देना पड़ रहा है, आधार कार्ड दिखाना पड़ रहा है कि हाँ मैं यहीं का हूँ और मैं कोई आत्मघाती हमला करने के लिए नहीं आया हूँ, कोई बम लेकर नहीं आया हूँ, कोई युद्ध छेड़ने नहीं आया हूँ। इस तरीके के हालात पैदा कर दिए। वो तस्वीरें भेजी है विकास, वो रिपोर्ट आप मैं कोशिश करूंगी, मैं चाहूंगी कि आप वो रिपोर्ट दिखाएं। मैंने आपसे आधे घंटे पहले वो रिपोर्ट भेजी है विकास, आप खुद देख सकते हैं। उसमें पुलिस वालों ने एक बाइक वाले को घेरा है, उसने कहा कि मैं गांव का निवासी, उसे बोला पहचान पत्र दिखाओ। जब तक वो पहचान पत्र निकाल रहा था खुद ही उसके बैग में हाथ डाल दिया गया और छानबीन होने लगी, जैसे पता नहीं वो कौन सा गोला बारूद लेकर अंदर जा रहा है। इस तरीके के हालात यहाँ पर है। मीडिया को अब तक अनुमति नहीं मिली अंदर जाने की। कल तो एसआईटी बहाना था, कोरोना बहाना था, बहुत सारे बहाने थे, लेकिन अब एसआईटी भी जा चुकी है। डीएम साहब भी यहाँ से नदारद है, कल आए, परिवार को हैरान परेशान किया और अभी उन्होंने शक्ल यहाँ नहीं दिखाई है। लेकिन देखिए यही वही पुराने चेहरे जो कल यहाँ पर दिखाई दे रहे थे आज भी दिखाई दे रहे हैं। कल भी इन्हें ऊपर वालों से निर्देश था, आज भी इन्हें ऊपर वालों से निर्देश है कि जब आगे का आदेश मिल जाएगा तो आपको अंदर जाने की अनुमति मिल जाएगी। प्रतिमा, वो रिपोर्ट जो आपने भेजी है जिसमें गांव वालों को आने जाने के लिए अपना आई कार्ड दिखाना पड़ रहा है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं? तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के हालात है कि मीडिया की एंट्री बैन है और अंदर बाहर आने जाने वाले लोगों के बैग तक खोलकर चेक किए जा रहे हैं। पता नहीं पुलिस को किस बात का डर है, लेकिन हालात देखिए। यहाँ पर एक शख्स है जो बाइक पर सवार है, कह रहे हैं कि मैं गांव का रहने वाला हूँ। उनका बैग खुलवाया गया, चेक किया गया और कुछ इस तरीके से घेर कर लोगों से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। तो मीडिया को 2 दिन से एंट्री नहीं मिली है, लेकिन जो यहाँ खुद को अपना यहाँ का गांव का बता रहा है उसके साथ भी कुछ इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है पुलिस का, उसके बाद ही गांव के भीतर एंट्री दी जा रही है। तैयारी देखिए पुलिस की किस तरीके से है, जैसे कोई महायुद्ध यहाँ छिड़ने वाला हो। लाठियां लिए हुए, जैकेट लिए हुए पुलिस के जवान आपको यहाँ दिख रहे हैं। और पिछले 2 दिन से हाथरस में उस गांव के बाहर की तस्वीर कुछ इसी तरीके से है, जहां करीब 1 किलोमीटर यहाँ से पैदल चलकर जाएंगे तो उस पीड़िता का गाँव है, उस पीड़िता का घर है, जहां पर वो लोग लगातार ये उम्मीद कर रहे हैं कि मीडिया वाले आ पाएंगे और वो जो कहना चाहते हैं वो कैमरे पर कह पाएंगे। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, हाथरस। यही सवाल हम एबीपी न्यूज पर लगातार सुबह 6 बजे से उठा रहे हैं कि ऐसे डीएम, ऐसे एडीजी तबादला नहीं, हटाइए इनको पद से, जिनको ये नहीं पता कि देश का कानून बदल चुका है। हमारे संवाददाता रविकांत, प्रतिमा, अंजलि लगातार मौजूद है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि जी, देश का नया कानून कहता है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं, पीड़ित, वो पीड़ित जो मरने से पहले खुद कह रही है कि मेरे साथ ये हुआ है, बाकायदा नाम लेकर। उसके बाद एडीजी साहब कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है तो रेप नहीं हुआ। ये आधार ठीक है क्या? जी बिल्कुल ही निराधार स्टेटमेंट एक वरिष्ठ पुलिस के ऑफिशियल दे रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, कानून के अंदर एक सेक्शन 166A एक अमेंडमेंट आई थी सीआरपीसी के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि अगर किसी केस में रेप की इवन अगर आपको संभावना भी लगती है तो विद इन 24 आवर्स उस लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए और उसके बाद उस मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट जो है कंसर्न मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे डेट इतनी स्प्रेड हो रही है। 14 को एलएस रेप का कंप्लेंट लिखवाई गई है, 22 से लेकर 25 तक एफएसआर रिपोर्ट का कहीं अता पता नहीं, मेडिकल एग्जामिनेशन रेप के बारे में कुछ अता पता नहीं। 8 दिन बाद 10 दिन बाद एक रिपोर्ट जाती है एफएसएल पे। तो नेचुरली जब इस कानून का उल्लंघन हुआ है, क्लियरली उल्लंघन हुआ है, जो 24 घंटे के अंदर ये दायरा कहता है, और वो रिपोर्ट अगर आप 10 दिन बाद भेजेंगे तो नेचुरली आपको कोई स्पर्म का सैंपल नहीं मिलेगा किसी की बॉडी। ऋषि मल्होत्रा जी, सवाल यह है कि क्या किसी भी बलात्कार की पुष्टि के लिए मेडिकल रिपोर्ट आना या मेडिकल रिपोर्ट में कंफर्म होना जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर विक्टिम ने स्टेटमेंट दी है पुलिस को कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मेरे साथ रेप हुआ है,
तो कानून ये कहता है, और सुप्रीम कोर्ट की कई अनगिनत जजमेंट हैं जो कानून कैटेगोरिकली कहता है कि विक्टिम की स्टेटमेंट ही एक बेसिस है और कंप्लीट बेसिस है एक एफआईआर एटलीस्ट रजिस्टर करने का, उसके बाद प्रोसिक्यूशन को प्रोसीड करने का। जी, इसके साथ साथ ऋषि जी, इस नए कानून के तहत ऐसे जो अधिकारी हैं जो इस तरह की दलील दे रहे हैं या फिर केस दर्ज करने में हीला हवाली कर रहे हैं, क्या कहता है ऐसा कानून, ये कानून इन अधिकारियों के लिए? जी देखिए, इस स्टेटमेंट अगर जो कल से मैं सुन रहा हूँ, कल से मैं जो देख रहा हूँ, इससे तो ये क्लियर कट केस बनता है कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है ये बॉस्ड अप है। इस इन्वेस्टिगेशन में किसी को कोई न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे ख्याल से कुछ पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल हुई हैं और हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद ही संज्ञान ले लिया है कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करनी चाहिए किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो कोई और इंडिपेंडेंट एजेंसी हो। बिकॉज अगर ऐसे बयान आएंगे तो नेचुरली आप कहीं एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन फेयर और इम्पार्शियल होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि कुमार जी। हमारे साथ 3 संवाददाता हमारे मौके से बने हुए हैं। हाथरस से हमारी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा, अंजलि, और उसके अलावा डीएम हाउस से, डीएम के रेजिडेंस से हमारे साथ रविकांत भी बने हुए हैं। रविकांत के पास सीधे चलते हैं। रविकांत, डीएम का जो बयान था वो वाकई में चौंका देने वाला है। एक तरफ तो वो परिवार को धमका रहे हैं और दूसरी तरफ वो मीडिया से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। केवल बाहर गांव के बैरिकेटिंग नहीं है, मीडिया को वहां से प्रवेश नहीं मिल रहा है। घर वाले भी अगर मीडिया से संपर्क करना चाहें तो नहीं मिलने दे रहे हैं। कार्रवाई कब करेगा, कार्रवाई कब करेगी सरकार? देखिए, इस पूरे मामले में डीएम प्रवीण कुमार लगातार जो है वो आरोपों के घेरे में हैं और हमने भी आज उनसे बात करने की कोशिश की। हम सुबह से यहाँ उनके आवास पर खड़े हैं और हमने अंदर संदेशा भिजवाया है, लेकिन जो कर्मचारी हैं उन्होंने आकर के कहा कि डीएम साहब ने कहा है कि जब हम कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे तब भेंट करेंगे। तो उसके बावजूद हम लगातार यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो निकले और हम उनसे बात करें, या वो कलेक्ट्रेट पहुंचते जो हम कलेक्ट्रेट पहुंच करके उनसे बात करेंगे। लेकिन उनके जो वर्जन है, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, एक एक सवाल का जवाब हम चाहते हैं, उनसे हम सवाल करेंगे। लेकिन फिलहाल वो लगातार सवालों से बच रहे हैं, मीडिया से बच रहे हैं। जो गांव वाले हैं उनका भी आरोप है कि उनके ऊपर एक तरीके से पहरा बिठा दिया गया है, उन्हें मीडिया से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें अपने वकील से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो वकील हैं उनकी तरफ से केस लड़ना चाहती हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के न वकील से मिलने दिया जा रहा है, न मीडिया से मिलने दिया जा रहा है। एक तरीके से परिवार को नजरबंद करके रखा गया है। रविकांत, आप लगातार बने रहिए क्योंकि डीएम साहब ने कल कहा था ना कि मीडिया वाले चले जाते हैं, हम तो यहीं रहेंगे, आप रहिएगा वहां, क्योंकि एबीपी न्यूज कहीं नहीं जाता है। हम खबर को उसके अंजाम तक जब तक नहीं पहुंचाते। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ऋषि भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एडीजी को जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें कानून की कोई जानकारी नहीं। उन्होंने कहा है कि रेप की पुष्टि के लिए शुक्राणु मिलने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने निहायत ही घिनौनी बात आज फिर करी है। आज वो कहते हैं कि रेप हुआ ही नहीं है क्योंकि सीमन नहीं मिला है, वीर्य नहीं मिला है। एडीजी महोदय, मैं आपको थोड़ा सा कानून याद दिलाना चाहती हूँ। आईपीसी की धारा 375 जिसका कि संशोधन 2013 में हुआ है, और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस बाबुलनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा है कि रेप के लिए सीमन का मिलना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि पीनिस, पुरुष की लिंग का पेनिट्रेशन होना भी अनिवार्य नहीं है। अगर कोशिश भी की गई है ये, तो उसको रेप माना जाएगा। आप ऐसी घटिया बात बार बार करके ये दर्शा तो देते हैं कि आपको कानून की कोई जानकारी नहीं है। आपको 30 साल पहले जब आप पुलिस एकेडमी में थे वो कानून याद है। कानून बदल चुका है, उसको पढ़िए, उसका अध्ययन करिए और जिस पद पर है उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा रखिए, क्योंकि आप एक मृतिका का असम्मान तो कर ही रहे हैं, आप अपने पद का भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये मेरी जानकारी भी है और राय भी है आपको। धन्यवाद। तो हमारे साथ पूरा पैनल बना हुआ है। हमारे साथ ऋषि मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, प्रतिमा मिश्रा हाथरस से हैं, अंजलि भी हाथरस से हैं और डीएम हाउस से हमारे साथ रविकांत हैं। बने हुए हम बड़ी खबर पर। और इसके साथ साथ एबीपी न्यूज में देखिए नीचे पट्टी में हम चला रहे हैं उन अधिकारियों के नाम जिन पर होनी चाहिए कार्रवाई, और जब तक नहीं होती कार्रवाई
हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जज ऋषि मल्होत्रा बने हुए हैं, हमारे साथ प्रतिमा मिश्रा, अंजलि सिंह और रविकांत बने हुए हैं। ऋषि मल्होत्रा वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, माफ कीजिएगा। सीधे ऋषि मल्होत्रा के पास चलते हैं। ऋषि जी, लग रहा है कि इस मामले में अफसरों ने बहुत ज्यादा ढिलाई बरती है। नया कानून है जिसको कड़ा किया गया था 2013 में रेप के खिलाफ मामलों में, उसमें ऐसे सरकारी अफसरों पर जो मामला दर्ज करने में देरी करें, ढीला ढवाली करें या उस मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश करें, तो क्या कानूनन कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि निर्भया केस के बाद रेप कानून में खासकर बहुत तब्दीलियां आई थी। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया कि रेप कानून में एक यहाँ तक की ये बात भी आई थी कि अगर आप एक्चुअल पेनिट्रेशन ना भी करें और अगर आपने प्राइवेट पार्ट के पास, इवन अगर आपने उसके पास नजदीक भी गए हैं, तो इवन वो भी एक रेप कहलाएगा। तो जहां तक पहला स्टैंड जो पब्लिक ऑफिसर्स का है कि उनको सीमेंट के ट्रेस नहीं मिले, तो ये तो अनिवार्य नहीं है ही नहीं कि सीमेंट के ट्रेस जब तक नहीं मिलेंगे तब तक रेप की पुष्टि नहीं होगी। तो ये तो कहना सरासर गलत है और अगेंस्ट लॉ है। दूसरी बात, जब ये स्टेटमेंट जब दी गई है कि रेप के उनको ट्रेसेस नहीं मिले इसलिए वो उस तौर पे इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, तो कानून के अंदर एक बदलाव आया था सेक्शन 166A के अंदर निर्भया कांड के बाद, जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट, अब पब्लिक सर्वेंट के अंदर सारे डीएम भी आते हैं, पुलिस ऑफिशियल भी आते हैं, बिकॉज वो सब गवर्नमेंट के ही कर्मचारी होते हैं। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी से डिवेट करता है और खासकर रेप केसेस के अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करता है, तो उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलेगा, कानूनी कार्रवाई होगी और जिसकी सजा कम से कम नहीं तो 6 महीने होंगी और जो कि मैक्सिमम 2 साल तक हो जा सकती है। तो ये एक बहुत ही बेबुनियाद और बहुत ही लाइटली सा बयान देना ये काफी नहीं है। इसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन अट्रैक्ट होगा, बिकॉज स्टेटमेंट आप अगर रेप विक्टिम की रिकॉर्ड ठीक से नहीं कर रहे तो नेचुरली आप इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से नहीं करेंगे। बिल्कुल, और सोचिए ना ऋषि जी, ऐसे लोगों पर जिम्मेदारी है कि ये जांच करें। ये तो डंडा मार रहे हैं जांच पर। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आपकी जुबान से न सिर्फ एडीजी बल्कि डीएम और तमाम एसपी से लेकर एसएसपी की पोल हम खोल रहे हैं, क्योंकि एबीपी न्यूज यही करता है। ना हम चीखते हैं, ना हम चिल्लाते हैं, ना हम दावेबाजी करते हैं, हम तर्कों पर बात करते हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज जारी। तो एबीपी न्यूज पर लगातार बने हुए हैं हम उन बुनियादी और अहम सवालों के साथ कि ऐसे एडीजी, ऐसे डीएम, ऐसे एसएसपी पर कार्रवाई क्यों ना हो जो नए रेप कानून की न सिर्फ अवहेलना करते हैं बल्कि जांच को भी प्रभावित करते हैं। हाथरस में पीड़ित के पिता का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पीड़ित के पिता कह रहे हैं कि उन्हें बाहर आने जाने को नहीं दिया जा रहा, फोर्स लगा दी गई है, मीडिया वाले नहीं आ सकते। उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं। अभी मैं घर में हूँ। और आप बाहर आ जा सकते हैं, कैसी क्या परिस्थिति है? ना घर में नहीं, कहा कहते बाहर लेकर नहीं ना आए, पुलिस वाले आगे पीछे लगी हुई है। क्या बोल रहे हैं वो आपसे? बोले किसी से मिलने ना दे रहे। मीडिया वाले आ सकते हैं क्या घर में? ना मना कर दीजिए कि मीडिया वाले बिल्कुल मत जाओ। आपकी आवाज को दबाया जा रहा है? हाँ, मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। अभी आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? समय आप डर महसूस कर रहे हैं? डर तो लग रहा है। क्या कहते और ये जो जांच कमेटी इन्होंने बिठाई है, इससे खुश हैं क्या? जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कहा कहते मेरी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बताइए, ये तो हाल है। पीड़ित के पिता कह रहे हैं कि पुलिस पर भरोसा नहीं क्योंकि पुलिस को यही नहीं पता कि नए कानून क्या कहते हैं, हमें सीबीआई जांच चाहिए। रविकांत लगातार हमारे साथ उस डीएम आवास के बाहर मौजूद हैं जो डीएम बड़े प्यार से कल धमका रहे थे। रविकांत, वहां रहिएगा क्योंकि डीएम साहब ने कहा था ना कि मीडिया चली जाती है, हम नहीं जाने वाले। और पूछिएगा बाहर निकले कि नए कानून की अवहेलना, रेप के नए कानून की अवहेलना जो की है, न सिर्फ जुर्माना लगेगा उन पर बल्कि अगर जांच हुई तो 6 महीने से 1 साल की सजा भी हो जाएगी। देखिए, जो कुछ डीएम ने किया अब शायद उसी से मुंह छुपा रहे हैं। सुबह से ही हम लगातार उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहाने पे बहाना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं निकले हैं। उन्होंने कहा था कि कलेक्ट्रेट में बात करेंगे और थोड़ी ही देर में कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले हैं, लेकिन अब तक घर से नहीं निकले हैं। तो कुल मिलाकर के डीएम इसलिए भी मीडिया से बचते फिर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो किया है
जिस तरीके से धमकाने की हरकत की है या फिर बेहद क्रूरता पूर्वक धार्मिक मान्यताओं को ताक पर रख करके, अंतिम संस्कार की मान्यताओं को ताक पर रख करके जिस तरीके से 2:30 बजे रात में अंतिम संस्कार किया गया है पीड़ित के शव का, उन सारी चीजों का अब उनके पास कोई जवाब नहीं है और इसीलिए शायद वो मीडिया से बचते फिर रहे हैं। लगातार परिवार को भी इस तरीके से कर्टन कर दिया है कि वो मीडिया से बात न कर पाए, वकीलों से बात न कर पाए और अभी फिलहाल हम लगातार यहाँ उनके आवास के बाहर हैं और तब तक रहेंगे जब तक कि डीएम से हमारी सारे प्रश्नों के जवाब न मिल जाएं। बिल्कुल, हम सवाल पूछते रहेंगे जब तक जवाब नहीं मिलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट के वकील ऋषि मल्होत्रा के पास चलते हैं। ऋषि मल्होत्रा जी, जो आपने बयान सुने, एडीजी के अलावा डीएम का बयान, एसपी का बयान, इनके जो बयान है, अब इसके बाद किस बात का इंतजार है? सरकार को कार्रवाई कर देनी चाहिए। नया कानून तो कहता है कि यहाँ कार्रवाई हो सकती है। जी, इन सब चीजों में आप एक बहुत बड़ा अहम पहलू ना भूलिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि मैंने अभी तक आपको बताया नहीं। सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट कहता है कि अगर कोई विक्टिम मरने से पहले कोई स्टेटमेंट देता है तो उसको हम लोग कानून के दायरे में डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। इस केस के अंदर भी एक विक्टिम ने स्टेटमेंट दी थी कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, 4 मुलजिमों के उसने नाम तक लिए हैं और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो जब डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड पे आ जाती है तो उससे बड़ा कोई सबूत कानून में नहीं है कि एक तो प्रोसिक्यूटर जो कि एक विक्टिम है, जो कि खुद स्टेटमेंट दे रही कि मेरे साथ रेप हुआ है और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो जाती है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो कानून के हिसाब से एक डाइंग डिक्लेरेशन और उसके ऊपर प्रोसिक्यूटर के स्टेटमेंट जो ये कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, ये ही काफी सबूत है किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। पर यहाँ तो बात ही कुछ और हो रही है, यहाँ तो कार्रवाई नहीं हो पा रही रेप के केस में। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये तो परफेक्ट केस बनता है। पब्लिक सर्वेंट जो कि एक डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम से नहीं कर रहे, उनके खिलाफ एक कार्रवाई करने का अगर इन्वेस्टिगेशन होती है इस मोड पर। लेकिन इन सब चीजों में आप ये ना भूलिए कि एक विक्टिम की स्टेटमेंट है प्लस डाइंग डिक्लेरेशन है, उस केस का अल्टीमेटली वो केस कहीं ना कहीं दब ना जाए एक एडीजी के चक्कर में। बिकॉज तभी मैं कह रहा हूँ इसके अभी भी टाइम है कि ये एकदम 50 इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं ऋषि जी, हम इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे एडीजी, ऐसे एसएसपी, ऐसे डीएम को पद से किसी हाल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जब जांच करेंगे तो कैसे इंसाफ मिलेगा? ये तो खुद जांच पर डंडा मार रहे हैं। इन सब के बीच कल हाथरस जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने रोका तो जमकर हंगामा हुआ। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जो उत्तर प्रदेश पुलिस को शर्मसार कर देगी। ये तस्वीर दिल्ली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अमृता धवन की है। अमृता का आरोप है कि जिस वक्त ग्रेटर नोएडा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस की जोर आजमाइश चल रही थी, उसी दौरान महिला पुलिस ने उनके कपड़े पकड़कर खींचे। उस दौरान बड़ी तादाद में वहां लोग मौजूद थे। इस घटना को लेकर अमृता धवन ने बीजेपी पर निशाना साधा। योगी मोदी के संस्कारों का प्रमाण है ये। ताकत दिखानी है तो अपराधियों का अंत दिखाओ। हमारा चीर हरण करके क्या हासिल होगा? याद रखना, द्रौपदी चीर हरण और सीता हरण का अंत कहाँ जाकर थमा था। हालांकि इस घटना के बाद भी अमृता धवन प्रदर्शन से पीछे नहीं हटी। शाम को दिल्ली के इंडिया गेट पर कांग्रेस के कैंडल मार्च में भी अमृता धवन शामिल हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जूस निकालने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हम कोशिश करेंगे अमृता धवन जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ क्या हम लोग से कैंडल लाइट करना चाहते थे अमर जवान ज्योति तक, क्या हमारा इतना अधिकार नहीं? उधर नोएडा में प्रदर्शन करने के मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल प्रियंका के साथ 150 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज किया गया है। हाथरस की वारदात के बाद पूरे देश से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यूपी की राजधानी से लेकर कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, पुणे सभी जगहों से अलग अलग संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया है।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए सीएम योगी का पोस्टर जलाया, तो वहीं दिल्ली के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पीएम मोदी और सीएम योगी के पुतले लेकर पुलिस बैरिकेडिंग पार कर गए। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ, तो पुणे में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग की है। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे संवाददाताओं के पास। प्रतिमा मिश्रा लगातार हाथरस के उस गांव में मौजूद हैं, अंजलि लगातार मौजूद हैं, रविकांत लगातार डीएम आवास के बाहर मौजूद हैं, ये पूछने के लिए कि साहब हम नहीं गए हैं कहीं, आप कहां चले गए। अंजलि, बहुत बढ़िया काम कल आपने किया, क्योंकि आपने डीएम की उस मासूम धमकी को देश के आगे रखा, जो वो बाकायदा परिवार को बता रहे थे कि मीडिया वाले तो चले जाएंगे, हमने यहीं रहना है, आपने यहीं रहना है। अब बड़ा सवाल यह कि हम तो नहीं गए, हम तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, डीएम साहब कहाँ हैं? जी बिल्कुल, डीएम साहब कहाँ हैं, ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं। कल जब डीएम साहब का वीडियो सामने आया तो उसके बाद से ये वही जगह है जहाँ पर डीएम साहब ने फोर्स तैनात कर दी है, फौज तैनात कर दी है, बैरिकेडिंग कर दिया, लेकिन डीएम साहब आज सुबह से नजर नहीं आए हैं। कल देर रात तक थाने में एक कमरे में चुपचाप बैठे हुए थे, ये इंतजार कर रहे थे कि कब रास्ता खाली हो तब वो निकले, यानी उनकी सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और क्यों नहीं हो रही हिम्मत, आखिर एक सवाल का जवाब भी तो आपको देना है कि आप ऐसी बात क्यों कह रहे थे, आप आकर सामने अपनी बात तो रखिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर डीएम नहीं नजर आए हैं। यहाँ पर जो अन्य अधिकारी पहुंचे, एसडीएम पहुंचे, उनसे अभी हमने जब बात की तो उनका कहना है कि देखिए अभी एसआईटी की जांच चल रही, वही रटाया जवाब जो कल था। उन्होंने कहा 7 दिन एसआईटी की जांच चलेगी, यानी आप ये मान लीजिए कि ये जो सुरक्षा है, हो सकता है कि 7 दिन तक यहाँ पे ऐसी ही फोर्स तैनात हो। आपको बताऊं, करीब 7 साल से क्राइम रिपोर्टिंग की है मैंने, और ये मेरे साथ ये पहला वाकया है कि किसी पीड़ित फैमिली को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि उनके ऊपर ही दबाव बनाया जा रहा है। ये मैं पहली बार देख रही हूँ, और कैसा दबाव कि हर तरफ ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है जैसे कर्फ्यू लगा हो, यहाँ पर कोई जा नहीं सकता। और यही बार बार सवाल जो है हम अपने कैमरास के जरिए पूछ रहे हैं, और डीएम साहब से भी पूछना चाहते हैं कि देखिए मीडिया वाले तो खड़े हैं, अंजलि आप या तो परिवार नजरबंद है या फिर हिरासत में है, क्या कहा जाएगा इसको? अंजलि, या तो परिवार नजरबंद है या फिर हिरासत में, क्या कहा जाएगा इसको, जिस तरह से घेराबंदी कर दी गई है? बिल्कुल, ये घेराबंदी क्यों की गई है, और हम आपको बताएं कि परिवार से संपर्क करने की भी कोशिश की गई। कुछ एक वीडियोस जो हमने सामने रखे उसमें दिख रहा है कि परिवार डरा हुआ है, अपनी बात रखना चाहता है, और ये एक बुनियादी हक होता है हर पीड़ित परिवार का। ये एक आरोपी का भी हक होता है कि अगर वो चाहे तो वो सबके सामने आकर अपनी बात रख सकता है, हमारे जरिए अपनी बात रख सकता है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने जितनी क्राइम रिपोर्टिंग की, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि इस तरह के हालात किसी पीड़ित परिवार के लिए। देखिए जरा अंदर तक की तस्वीरें अगर हम जूम करके दिखाएं तो ये सिर्फ शुरुआत है, अंदर और पुलिस बल तैनात है। कल भी जब हम गांव में जिस हिस्से तक भी दाखिल हो पाए, उसके आगे पुलिस ने हमें रोक दिया। उनका कहना है कि नहीं, आदेश है। आदेश कहाँ से है किसी को नहीं मालूम, कोई लिखित आदेश है तो मीडिया में जारी क्यों नहीं किया गया वो? बिल्कुल जी। अंजलि, लगातार आप बने रहिए। प्रतिमा मिश्रा लगातार हाथरस से, ग्राउंड जीरो से लगातार 2 दिन से आपके सामने रख रही है वो हर तस्वीर जो आपके लिए जानना जरूरी है। प्रतिमा, एबीपी न्यूज ने साफ कर दिया है, लगा लीजिए जितनी फोर्स आपको लगानी है, बिठा दीजिए डीएम को डीएम आवास के अंदर, एडीजी जवाब ना दे हमारे सवालों का। लेकिन जो डीएम ने कहा था ना, मीडिया चली जाती है, नहीं जाएगा एबीपी न्यूज, लगा दीजिए आप फोर्स, हम सवाल पूछते रहेंगे जब तक जवाब नहीं मिलेगा। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार से एबीपी न्यूज सवाल जो पूछ रहा है वो सवाल ये है कि आपका आखिरकार लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य इंसाफ दिलाना है या अन्याय करना है? और ये सवाल हम तब तक पूछते रहेंगे जब तक डीएम साहब पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि डीएम साहब ने साफ तौर पर वीडियो में कहा है कि मीडिया आज है कल चली जाएगी, और ये भी कहा है कि आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो इस तरीके से अगर आप परिवार को धमका रहे हैं, उन पर प्रेशर बना रहे हैं, और परिवार कह रहा है कि अब हम कुछ नहीं बोलना चाहते, आपको एक जानकारी ये भी दे दूं, परिवार के एक सदस्य से अभी परिवार कह रहा है हमको आने नहीं दिया जा रहा, बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। अरे वो गुनहगार थोड़ी है, वो तो पीड़ित पक्ष है भाई।
उन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी अंदर से मुझे ये दी है कि कल के वीडियो वायरल होने के बाद, जो वीडियो मैंने एबीपी न्यूज पर दिखाया कि डीएम साहब क्या कर रहे थे, उसके बाद परिवार वालों से कहा जा रहा है कि वीडियो वायरल किसने किया। पुलिस के एक एक करके अधिकारी अंदर पहुंच रहे हैं, प्रशासन के आला अधिकारी अंदर पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं वीडियो कैसे वायरल हो गया। और उसके बाद अब प्रेशर बनाया जा रहा है कि फोन ऑफ करके रखिए अपना, अगर पता चल गया तो देख लिया जाएगा। तो ये हालात है यहाँ पर। प्रतिमा मिश्रा, कल का जो वीडियो प्रतिमा मिश्रा ने दुनिया के सामने लेकर आई थी, जिसमें डीएम धमका रहे थे, उस वीडियो के वायरल होने के बाद अब प्रशासन फिर से धमका रहा है परिवार को, पीड़ित परिवार को ये कह के धमकाया जा रहा है कि आखिर आपने वीडियो वायरल कैसे किया। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि वायरल वीडियो के पीछे प्रशासन एक बार फिर से पीड़ित परिवार को धमका रहा है। इसीलिए पीड़ित परिवार कह रहा है कि ना तो हमें इस पुलिस पर भरोसा है, ना इस प्रशासन पर भरोसा है। अब आप बताइए कि पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की या फिर सुप्रीम कोर्ट से जज की जांच की मांग कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? कैसे भरोसा हो इस सरकार पर, आप बताइए, क्योंकि सरकार का दायित्व होता है कि वो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को संभाले। बहुत छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि डीएम, हाथरस के डीएम के वीडियो वायरल होने के बाद अब बाकायदा परिवार को धमकाया जा रहा है। हाथरस के डीएम पर एक बार फिर से धमकाने का आरोप परिवार ने लगाया है। वीडियो वायरल कैसे हो गया, अब प्रशासनिक अधिकारी ये पूछ रहे हैं परिवार से, यानी कि परिवार को नजरबंद तो कर ही दिया, अब धमकाया ये जा रहा है और पूछा जा रहा है कि डीएम का वीडियो वायरल कैसे हो गया। हम सीधे प्रतिमा मिश्रा का रुख कर लेते हैं। कल प्रतिमा ने ये वीडियो दुनिया के सामने लेके आए थी। ये प्रतिमा क्या अपडेट है? अब जब वीडियो वायरल हो गया तो परिवार को फिर धमकाया जा रहा है, धमकी वाले वीडियो वायरल होने पर फिर धमकी। मैं आपको बता दूं जी विकास, यही हो रहा है, धमकी के ऊपर धमकी मिल रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा। हुआ ये कि जब हम यहाँ मौके पर पहुंचे, पहले तो हमने अंदर जाने की कोशिश की ताकि पुलिस वालों को दिखाते हुए जाएं कि भाई मीडिया का कैमरा ही लेकर जा रहे हैं, कोई बम बारूद गोली लेकर नहीं जा रहे हैं, लेकिन नहीं जाने दिया गया। उसके बाद जो हमारे अंदर संपर्क सूत्र है, उनसे हम लगातार कॉन्टैक्ट में है कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये बोला कि क्या पिता या भाई में से कोई बात करने की अवस्था में है, बताने की हालत में है कि क्या हुआ। तो उधर से मुझे मैसेज आता है। मैसेज क्या आता है एग्जैक्टली आपको बताती हूँ विकास। मैम, कल जो डीएम की वीडियो बनाकर घर से वायरल की गई थी, उस वजह से प्रशासन बहुत गुस्से में है। बोल रहे हैं आपके घर से कौन वायरल कर रहा है ये वीडियोस। उन लोगों ने फोन स्विच ऑफ करके रखे हैं, अगर पुलिस या डीएम को पता लगा फोन जब्त कर लेगा प्रशासन। ये हालात है, आप इंसाफ तो दे ना सके, लेकिन अब आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और ये अंदर से लगातार जानकारी निकल कर आ रही है। परिवार कल भी जब जानकारी दे रहा था तो डरा सहमा हुआ था। क्या न्याय दिलाएंगे आप इन लोगों को? प्रतिभा, मतलब ये कि ऐसे अधिकारी जांच को प्रभावित तो कर ही रहे हैं, जो पीड़ित पक्ष है उसका शोषण कर रहे हैं। ये तो अंधेर गर्दी चौपट राजा हो गया। बिल्कुल हुआ है कुमकुम, और इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि प्रवीण कुमार लक्षकार जो जिलाधिकारी हैं, आखिरकार आपका लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हैं आप? अन्याय के खिलाफ आवाज आपको बुलंद करनी चाहिए थी, आपको पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए था। कौन सी अकेडमी से आप ट्रेनिंग लेकर आए हैं पता नहीं, इंसाफ दिलाना था। यहाँ तो अन्याय पर अन्याय हो रहा है, और उस पर भी आप पीड़ित को और प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। पहले ही कल जब एबीपी न्यूज ने सवाल उठाए कि क्यों आपका वीडियो वायरल होने पर आप पर सवाल उठ रहे थे, तब भी आप अपनी सफाई में कुछ बोल पाए। चौपट राजा, इस नगर के राजा डीएम के घर का रुख कर लेते हैं। रविकांत हमारे साथ हैं। रविकांत, ये तो अंधेर नगरी हो गई है, अब पीड़ित परिवार को और धमकाया जा रहा है। पहले धमकाया गया चुप रहो, मीडिया से बात नहीं करो, अब धमकाया जा रहा है कि वीडियो क्यों वायरल कर दिया। देखिए, डीएम एक जिले का न सिर्फ करता धरता होता है, बिजली पानी सड़क से लेकर के न्याय की व्यवस्था बनी रहे इसको देखता है, बल्कि वो एक अभिभावक होता है, एक परिवार के मुखिया की तरीके से होता है। पूरे जिले में न्याय बना रहे और लोगों का सुख दुख, अमन चैन कायम रहे, इन सब की जिम्मेदारी डीएम पर होती है। और यहाँ पर हाल एकदम उल्टा हो गया है। प्रवीण कुमार लक्षकार घर में घुसे हुए हैं, उनसे लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा कि इंतजार करिए, हम कलेक्ट्रेट में मिलेंगे, हम लगातार इंतजार कर रहे हैं कि वो घर से बाहर निकले तो हम उनके साथ कलेक्ट्रेट जाकर के उनसे बात करें, लेकिन वो घर से निकल नहीं रहे हैं। और 1 घंटे से ज्यादा हो गया हम खड़े हैं, बार-बार हम मैसेज दे रहे हैं, लेकिन वो घर से नहीं निकल रहे हैं। वायरल वीडियो में मीडिया चली जाएगी, एबीपी न्यूज कहीं नहीं जाने वाला। डीएम साहब देख लीजिए, आपके घर के बाहर मौजूद है, आइए बाहर और दीजिए हमारे सवालों का जवाब, क्योंकि बड़ी कवरेज लगातार जारी है।